तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और आप लोग अपनी क्लास 12 की फीस में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2025 में, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं क्वेश्चन प्लस आंसर के साथ में। उसके आपकी क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसी चीज को स्टार्ट किया था। इसमें हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 3 रहने वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाता हूँ, साथ ही में किस क्वेश्चन में कि उसके आंसर में आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें बताता हूँ। तो इसीलिए वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और साथ ही में इस प्रकार से नोट्स वगैरह जिसको भी चाहिए वो लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के पीडीएफ दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पार्ट नंबर 3 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। जब आप लोग सपोर्ट अच्छा दिखाओगे तो उसी प्रकार से आपको और भी कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है कि हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या क्वेश्चन आपका है? हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर और 3 नंबर में क्वेश्चन आता है अक्सर। तो हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को उतारो, फिर उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे इस प्रकार से हेडिंग लगाने के बाद कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि जो आपका प्रकाश होता है यह आपका तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। सिंपल सी एक ही मतलब कि 2 लाइन यहाँ पर लिखी है, लेकिन मतलब एक ही चीज है इसका कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, आगे आप इसमें बताएंगे कि तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती है, यानी कि तरंगे होती हैं वो प्रकाश स्रोत से निकलती हैं और सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती हैं या गमन करती हैं। आगे आप इसमें बताएंगे क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि जो तरंगे होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। किसने? मतलब कि जो हाइगेंस है इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और इस काल्पनिक माध्यम में पाया गया कि यह आपका एक भारहीन है, यानी कि इसमें भार नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको यहाँ पर समझना है कि आपका भारहीन है तथा सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है, सभी पदार्थ में भी प्रवेश कर सकता है। इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के सभी आवश्यक गुण होते हैं, यानी कि जो आपका कह सकते हो ईथर होता है, इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के सभी आवश्यक गुण होते हैं। यह माना गया कि ईथर का घनत्व जो होता है बहुत कम होता है तथा आपका जो प्रत्यास्था होता है बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश तरंगे चल सकती हैं। जब यह तरंगे आंख के रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से जो आपका हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि उन्हें किस प्रकार से यहाँ पर खोज की है ईथर की, जो कि आपका एक भारहीन है, जिसमें आप बोल सकते हो कि जो तरंगे हैं गति कह सकते हैं चल सकती हैं इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था आपका? हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका इसमें हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अलग अलग भी आ सकता है और एक साथ में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी आपका व्यतिकरण अलग से भी आ सकता है और विवर्तन भी आपका अलग से आ सकता है और दोनों एक साथ में भी आ सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है, ये समझते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। तो इसमें आप बताएंगे व्यतिकरण, आप लोग इधर लगा दो हेडिंग और इधर व्यतिकरण लगा दो, विवर्तन मतलब। तो यहाँ पर आप लोग पहला पॉइंट बताएंगे व्यतिकरण में कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्राप्त होता है। प्रतिरूप जो आपका होता है प्राप्त होता है। किस प्रकार से होता है? तो आप बताएंगे कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। पहला लाइन आप समझ गए होंगे। व्यतिकरण में विवर्तन में आप लोग पहला लाइन बताएंगे कि एक ही तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से आपका विवर्तन प्राप्त होता है। इस प्रकार से व्यतिकरण और विवर्तन में एक पॉइंट हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सब लोग नोट कर लीजिएगा। व्यतिकरण में पहला पॉइंट था आपका कि दो कला संबंध प्रकाश
तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। वहीं पर विवर्तन की जब आप बात करोगे तो इसमें आप बताओगे कि एक ही तरंगार के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। एक पॉइंट हो गया है। अगले पॉइंट इसमें आप बताएंगे व्यतिकरण में क्या हो जाएगा आपका कि व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त पुंजों की तीव्रता समान होती है। यानी कि जो आपका व्यतिकरण होता है प्रतिरूप में, जो सभी आपके दीप्त पुंज होते हैं इनकी तीव्रता जो होती है वो समान होती है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वहीं पर जब हम लोग विवर्तन की बात करेंगे तो इसमें आप बताएंगे कि विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त पुंजों की जो तीव्रता होती है वो केंद्रीय प्रिज्म के दोनों ओर घटती जाती है। यानी कि जो केंद्रीय प्रिज्म होगा उसके दोनों ओर घटती जाएगी क्या, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त पुंजों की तीव्रता। ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो व्यतिकरण और विवर्तन में आपके दो पॉइंट हो गए हैं। तीसरे पॉइंट की ओर हम लोग समझते हैं। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है व्यतिकरण में कि व्यतिकरण पुंजों की चौड़ाई साधारणता समान भी हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती। यानी कि जो व्यतिकरण होता है इसमें जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है फ्रिंजों की वो आपकी समान भी हो सकती है और साथ ही में नहीं भी हो सकती है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। वहीं पर विवर्तन की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें आप बताएंगे कि विवर्तन फ्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। यानी कि जो आपका व्यतिकरण था इसमें फ्रिंजें जो आपकी होती हैं वो समान चौड़ाई की हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन जो आपका विवर्तन फ्रिंजें होती हैं यह आपका कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया। नोट कर लीजिए आप सभी लोग। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और साथ ही में जिसको भी टॉप ग्रुप ज्वाइन करना है इस प्रकार से पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, वो सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा आपको, वहां से आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य। क्या क्वेश्चन आपका है कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। सबसे पहले आपको उसमें बताना है धारा मापी की धारा सुग्राह्यता के बारे में, उसके डिफिनेशन के बारे में और साथ ही में उसके सूत्र वगैरह होते हैं उनके बारे में। उसके बाद फिर आपको इसमें वोल्टेज सुग्राह्यता के तात्पर्य के बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर दोनों आपके इम्पोर्टेंट हैं, दोनों परिभाषाएं आपकी, और साथ ही में एक साथ भी आ सकती हैं और अलग अलग भी आ सकती हैं, इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं धारा मापी की धारा सुग्राह्यता के बारे में। तो इसमें आप बताएंगे क्या, इसमें आप बताएंगे कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। यानी कि जो आपका धारा मापी की धारा सुग्राह्यता होती है यह आपका कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए जो उत्पन्न विक्षेप होता है उसके बराबर होती है। धारा सुग्राह्यता यानी कि आई एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, फाई अपान में टी बराबर एन ए बी अपान में सी। अब यहाँ पर जो आपका एन होता है, एन आपका होता है कुंडली में फेरों की संख्या, ए आपका होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बी आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र और सी आपका होता है मरोड़ दृढ़ता, आई आपका यहाँ पर धारा सुग्राह्यता होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो इस प्रकार से धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तो आप समझ ही गए होंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग उसमें जो दूसरी परिभाषा थी वोल्टेज सुग्राह्यता के बारे में आइए समझते हैं। तो वोल्टेज सुग्राह्यता में क्या बताएंगे आप लोग बताओगे कि यह कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती। क्या होता है कि यह कुंडली के सिरों पर जो लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज होता है उसके लिए जो उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। यहाँ पर इसका जो सूत्र होगा इस प्रकार से आपका हो जाएगा वोल्टेज सुग्राह्यता वी एस बराबर आपका हो जाएगा फाई अपान में वी बराबर आपका हो जाएगा एन ए बी अपान में सी आर। यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं एन क्या होता है, एन आपका कुंडली में फेरों की संख्या होती है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र, सी आपका जो आपका बी होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र और सी आपका मरोड़ दृढ़ता होता है और आर आपका कुंडली का प्रतिरोध होता है, ठीक है, और बी आपका वोल्टेज सुग्राह्यता होता है। इस प्रकार से आप इसे भी समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इस वाला जो क्वेश्चन था कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है, एक साथ में भी आपका आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है ताकि अगर एक साथ में आए तब भी कर ले जाओ, अलग अलग आए तब भी कर ले जाओ, कोई दिक्कत ही ना हो। तो इसीलिए मैंने आपको इसको बता दिया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन करे, सबसे पहले हमने समझा हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत के बारे में, फिर हम लोगों ने व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर के बारे में समझा। वैसे अगर आप लोग टेक्निकल की देखो तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कितने, 1 2,
इसको आप लोग 2 मान लो, क्योंकि अगर अलग अलग भी आ सकता है तो आपका 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 आपके यहाँ पर हो गया, चौथा यहाँ पर आपका हो गया, पांचवा यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस वीडियो में तैयार हो गए हैं। तो आप सभी लोग उसको याद करिएगा, तैयार करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।